हम लोग मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे थे और उसके अंदर हम आज का हमारा जो विषय है डलहौजी, जो हमने पढ़ चुके हैं उसके सुधार। लेकिन डलहौजी का डॉक्ट्राइन ऑफ लैप या व्यपगत का सिद्धांत जिसको हम कहते हैं, उसको हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। अंग्रेज जो भारत के अंदर आए हैं बच्चों, आप लोगों ने अभी तक जितना पढ़ा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उनका कोई भी उद्देश्य हमारे लिए कुछ करना नहीं है। उनका सिर्फ उद्देश्य अपनी टेरिटरी बनाना है, अपने लिए जगह बनाना, अपना व्यापार बनाना है, अपना पैसा कमाना है और यहाँ का जितना खनिज है उसे यहाँ से उठाकर बाहर ले जाना है, तैयार करना और हमारा ही खनिज हमें बेचना है। केवल इतना सा उद्देश्य उनका है। जिसे कहते हैं ना, हमारे यहाँ से जो भी अच्छी चीज उन्हें नजर आई वो उठा के वहां ले गए। तो ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है, अगर हम ये कहीं हमारे लिए कुछ किया गया तो हमारे लिए नहीं है। पहली बात तो ये वो वाला मैप है जो आपके सामने इस समय है, जो कि जिस समय में इंडिया 1856 में हमें दिखाई देता है। ये वो टाइम पीरियड है बेटा जब हमारा 1857 का अभी विद्रोह नहीं आया है, पर आने के लिए जैसे कहते हैं ना आग तैयार हो रही है, चिंगारियां लगनी बाकी हैं, आग नीचे की वो जो शोले तैयार हो रहे हैं। और आप इस मैप को देखो, जहां पिंक कलर का पूरा मैप दिखाया है ना, ये सारा ब्रिटिशर्स कब्जे में कर चुके हैं किसी किसी रूप में। कहीं सहायक संधि कर ली है, कहीं उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट कर लिया है। अब ये जो टेरिटरीज जो आपको इस तरह की दिखा रही हैं, जैसे ये राजपूत दिखाई दे रहे हैं, जैसे आपको ये निजाम दिखाई दे रहे हैं, मैसूर है, ये टेरिटरी अभी इनके हाथ में नहीं है, लेकिन आश्रित हैं किस तरह से, सहायक संधि प्रणाली द्वारा। अब क्या है, जब तक यहाँ राजा बैठेगा तब तक तो ये उन्हीं की जगह कहलाएगी, ब्रिटिशर्स पे कब्जा नहीं कर सकते। अब हमारे यहाँ कुछ परंपराएं हैं कि जो राजा होता है उसका जो पुत्र होता है वो युवराज होता है और वही आने वाले समय का राजा होता है, वो डिक्लेयर्ड होता है। अब अंग्रेजों ने रास्ता खोजना शुरू कर दिया कि ऐसा कौन सा रास्ता है जिससे कि हम ये राजशाही खत्म कर पाए। ये राजशाही खत्म करना जरा सा मुश्किल है। तभी उन्होंने ये प्रयास किया, तो उन्होंने एक नीति, एक नियम निकाला जिसको हम व्यपगत सिद्धांत करते हैं, कहते हैं, लैप्स का सिद्धांत कहते हैं। अब ये लैप्स का सिद्धांत क्या चीज है, डलहौजी स्पेशलिटी इसमें रही है कि लड़ाई भी ना करनी पड़े, हथियार भी ना उठाना पड़े और हमारा एरिया जितना है वो उनके हाथ में चला जाए। ये डलहौजी की नीति रही है। तो व्यपगत सिद्धांत यानी कि उसको हड़प नीति भी हम कहते हैं, राज्य को हड़पने की नीति कहते हैं। ये क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इसके अनुसार क्या है, हमारे यहाँ पर आपको पता है हमारी परंपरा में यदि मृत्यु हो जाती है तो जो हमारा पुत्र है वो हमें मुखाग्नि नहीं दे तो हम कहते हैं हमारा अंतिम संस्कार, हमारी आत्मा मुक्त नहीं हुई, हमारा संस्कार पूर्ण नहीं हुआ, हमारी आत्मा मुक्त नहीं हुई। अब जो मुखाग्नि देने वाला पुत्र है वो हमारी संपत्ति का वारिस भी हो जाता है, उसको हम दत्तक पुत्र कहते हैं, गोद लिया हुआ पुत्र कहते हैं। अब हमसे कोई ये कह दे कि तुम्हारा ये गोद लिया पुत्र तुम्हारा मान्य नहीं है। क्यों मान्य नहीं है, कारण क्या है, वो ये कहते हैं निजी संपत्ति तो तुम्हारी है, कोई बात नहीं, लेकिन ये तुम्हारा उत्तराधिकारी नहीं है। देखो दो शब्द हैं, निजी संपत्ति तो हम किसी को भी दे सकते हैं, उत्तराधिकार में तो केवल और केवल अपना आगे पुत्र जो होता है उसको उत्तराधिकार या हमारा ब्लड रिलेशन हम उसको देते हैं। तो ये उत्तराधिकारी नहीं मानने के पीछे कारण क्या है कि भाई उत्तराधिकारी होगा तो गद्दी का मालिक भी हो जाएगा, इसलिए हम दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी ना माने। जैसा कि डॉक्ट्राइन ऑफ लाइफ कहता है कि पैतृक वारिस के ना होने की स्थिति में अगर मेरे कोई पुत्र नहीं है, उस स्थिति के अंदर सारी सर्वोच्च सत्ता जो है, क्योंकि कंपनी आश्रित है, ये पेंशन दी जा रही है कंपनी के द्वारा, कंपनी आश्रित है, तो ये सारी सत्ता डायरेक्टली उसके हाथ में चली जाएगी। जैसे आज हमारे संविधान के तहत यदि किसी व्यक्ति की बहुत संपत्ति है और उसका कोई वारिस नहीं, बेटा बेटी कुछ नहीं है, दूर दूर तक कोई वारिस नहीं है, तो वो राजकीय संपत्ति कहलाती है, राज्य के अधीन चली जाती है। ये नियम होता है जिसका कोई वारिस नहीं है, इसलिए कहते हैं ना काफी लंबे समय तक इंतजार करते हैं कोई वारिस तो नहीं आ रहा है, इतनी जल्दी से उसको राज्य के अंदर हड़पा नहीं जाता। ये सोचते हैं कहीं होगा, कोई शायद भाई का कोई रिलेटिव होगा, कोई कहीं कोई ना कोई आ जाएगा, नहीं है तो वो राज्य की संपत्ति है। ठीक इसी तरह से इन्होंने दत्तक पुत्र यानी पैतृक संपत्ति का वारिस ना होने पर वो सत्ता पूरी तरह से इनके अधीन आ जाती। इसका प्रयास करने का जो सिद्धांत था उसी को हम राज्य हड़प नीति कहते हैं, उसी को हम व्यपगत का सिद्धांत कहते हैं, उसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। ठीक है, इसमें ये जो नीति थी 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक लागू रही, यानी ये डलहौजी का टाइम पीरियड है, ध्यान रखिए, इस दौरान ये लागू रही। ये साम्राज्यवादी नीति से बिल्कुल अलग नहीं है,
अगर आप स्थायी बंदोबस्त देखें, मैं आपको कल कॉर्नवालिस का करवाऊंगी स्थायी बंदोबस्त। आपने वेल्जली की सहायक संधि भी देखी, एक सेना रखेंगे, उसका खर्च देसी राजा रखेंगे, बदले में वो उसकी सुरक्षा करेंगे। जब खर्च रख के देसी राजा सेना रख ही रहा है तो झगड़ा भी किससे करना था उसको। लेकिन इतनी बात हम लोगों की समझ में नहीं आई। तो ये जो है उसका मेन उद्देश्य साम्राज्यवादी विस्तार है, साम्राज्य का विस्तार करना है। 1818 ईस्वी से पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नीतियां हैं वो गतिविधियां व्यापारिक थी, आपको अच्छे से पता होगा। और इसमें इसके बाद जब उन्होंने देखा यहाँ राजा महाराजे छोटे छोटे सब आपस में लड़ते हैं, जरा जरा सी बात पे लड़ते हैं, तो उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ गई। उन्होंने फिर धीरे धीरे संपूर्ण भारत के ऊपर कब्जा करने का विचार बनाना शुरू कर दिया, जिसकी परिणति अगर हम देखें तो सहायक संधि प्रणाली मैं आपको बता चुकी हूँ, वेल्जली की सहायक संधि, जो कि उन्होंने मराठों के साथ करके मराठों को छिन्न भिन्न कर दिया। ये आप लोगों ने पूरा जब हमारा आंग्ल मराठा संबंध हमने देखा था उस दौरान हमने इसको पढ़ा था। ठीक है, ब्रिटिश नीतियों का उद्देश्य क्या, संपूर्ण उस पर अधिकार करके नियंत्रण स्थापित करना, उसे अपना उपनिवेश बनाना। उपनिवेश वो जगह होती है जहां हमने माल तैयार किया है और अब हमें उस जगह पर उसको उपनिवेश यानी उसका निवेश करना है, उसको बेचना है, यानी हमें मार्केट से ज्यादा वो और कुछ बनाना नहीं चाहते थे। और मुख्य जटिलता उन राज्यों को लेकर थी जिनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो उनका क्या किया जाए। वो लोग दत्तक पुत्र ले लेते थे, आगे उनको भी पेंशन देनी पड़ती थी, तो वो जेब से जाता था। अब उस जेब से जाने वाले खजाने को कैसे रोका जाए, उसका ये एक तरीका था। व्यक्तिगत नीति ऐसे ही राज्य को हड़पने के लिए तैयार की गई थी। इस नीति के तहत ऐसे राज्यों के उत्तराधिकारी ना होने पर जो शासन उस पर अधिकार कर लेता है, उनसे छीन लेता है, उसी नीति को इन्होंने अनुसरण किया, जिसको कि हम व्यक्तिगत का सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या थे, इसके मुख्य पॉइंट्स क्या थे। साम्राज्यवादी समर्थकों के द्वारा भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का को तैयार करना, बढ़ावा देना, पहली चीज इसका विस्तार करना। ठीक, दूसरा, यदि किसी राज्य में कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो उसका विलय ब्रिटिश राज्य में कर लो, और यही इनका उद्देश्य है, आपको शुरू से पता है। इन्हें क्या करना है, इन्हें कब्जा करना है। कब्जा करने के लिए जरूरी है आसपास उसका कोई भी दावेदार खड़ा ना हो, तो ऐसे को अपने कब्जे में ले लो। उत्तराधिकार है तो संतान को गोद लेने पर प्रतिबंध लगाने की बात करी, यानी पुत्र है तो मजबूरी है, मानेंगे ही मानेंगे, ब्लड रिलेशन है। अगर आपका पुत्र नहीं है और आप उसे गोद लेते हैं किसी को, तो उन्होंने यहाँ प्रतिबंध लगा दिया कि हम इसे आपका उत्तराधिकारी, गोद ली हुई संतान को हम उत्तराधिकारी नहीं मान रहे, और जब उत्तराधिकारी नहीं मान रहे तो हम उसको उत्तराधिकारी के सारे अधिकार नहीं देंगे, लाइक पेंशन और उपाधि, जैसे नाना साहब के साथ हुआ कि उनकी पेंशन भी छीन ली, जो 26 लाख रुपया उन्हें दिया जाता था सालाना, वो भी उनसे छीन लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया कि ये गोद लिया पुत्र है और इसको जैसे झांसी रानी पुत्र, बहुत सारी चीजें आपको ऐसी दिखाई देंगी जिसको उन्होंने उत्तराधिकारी मानने से इनकार करके केवल और केवल वो जो पेंशन का 26 लाख की रकम होती है, जो संपत्ति होती है, क्षेत्र होते हैं, उपाधियां होती हैं, उनके ऊपर जो चीजें होती हैं, फायदे होते हैं, वो सब उन्हें नहीं देना। उन्हें गोद ली गई संतान केवल निजी संपत्ति की उत्तराधिकारी है। निजी संपत्ति का मतलब अगर मैंने कोई घर बना लिया तो मेरे उत्तराधिकारी है, लेकिन अगर मेरा राज्य है, मेरा महल है, उसके उत्तराधिकारी वो नहीं है, महल तो राजा का होता है। ठीक है, तो इसी तरह से जो निजी संपत्ति है उसके उत्तराधिकारी वो हो सकती है, किंतु उनको उपाधि नहीं दी जा सकती, उनको पेंशन का अधिकार नहीं है, उन्हें राज्य करने का अधिकार नहीं है, आगे नीति बनाने का अधिकार नहीं है। ये जो बड़ी बात थी, उपाधि और पेंशन उनकी समाप्ति कर दी गई, इससे काफी बचत हुई। अब ये वो राज्य हैं जो कि समय समय पर विलय किए गए इस नीति के तहत। सबसे पहला राज्य था सतारा। सतारा का उत्तराधिकारी नहीं था, 1848 में उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। जैतपुर, संबलपुर 49 में मिलाया गया, बघाट 50 में मिलाया गया, उदयपुर 52 में, और झांसी का तो हम आज तक कहते हैं ना, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, तो ये 53 के अंदर, 54 के अंदर मिलाया गया। नागपुर 54 में मिलाया गया, करौली 55 में, और अवध 56 में इसमें शामिल किए गए। किसी पे कोई आरोप लगाकर, किसी पे कोई आरोप लगाकर, और इनका जो मेन टारगेट था, अंतिम टारगेट था, वो केवल और केवल सत्ता पर काबिज होना, क्षेत्रों पर कब्जा करना, उपजाऊ जमीन को अपने कब्जे में करना, यही इनके जीवन का उद्देश्य था। ये व्यापारी लोग थे, व्यापार करने आए थे, कमाई करने आए थे, कमाई कर रहे थे। नीति के, अब ये आप पूरी नीति को आराम से देखिए, हमारी जो परंपराएं हैं,
हमारी जो संस्कृति है, मैंने अभी आपको बताया, जब पुत्र अग्नि नहीं देता तो हम कहते हैं हमारी मुक्ति भी नहीं हुई। ऐसा हमारी संस्कृति है। अब तो परिवर्तन आ गया बच्चों, अब तो बेटियां बिल्कुल धड़ल्ले से फ्रंट में चलती हैं, लेकिन पहले की संस्कृति को जरा आज 20-25 साल पहले चले जाइए, कितनी दकियानुसी विचारधाराएं काम करती थी। और ऐसे में अगर हम कहें नहीं ये पुत्र तुम्हारा मान्य नहीं है, तो व्यक्ति के अंदर क्या होगा? आक्रोश आएगा कि हमारी संस्कृति को आघात कर रहे हो। तो नीति का परिणाम जाने बगैर डलहौजी ने उसे छेड़ दिया। एक नहीं, कई राज्यों को, जैतपुर, संभलपुर, सतारा, झांसी, आप पूरा देखते आ रहे हो, इतने राज्यों को एक तरफ से उसने छेड़ना शुरू कर दिया, कब्जे में लेना शुरू कर दिया। जब संस्कृति पर आघात होता है, धर्म पर आघात होता है, तो क्योंकि हम मनुष्य उसे हृदय से जीते हैं, तो फिर वहां विद्रोह आता। और आप देखिए, ये नीति का सबसे बड़ा परिणाम था 1857 का विद्रोह, 1857 की क्रांति, जो सबसे बड़ा परिणाम था। इसलिए डलहौजी को इसका दोषी मानते हैं कि 1857 की क्रांति का दोषी डलहौजी था। तो कई हद तक वो था और कई हद तक नहीं भी था, तो दोनों ही कारणों पर हम देखते हैं। तो इसके जो मेन परिणाम निकले वो ब्रिटिश भारत में व्यापार के जो उद्देश्य से आए थे, ये लोग हमारे संसाधनों पर एकाधिकार करना इन्होंने शुरू कर दिया। न केवल एकाधिकार शुरू कर दिया, इनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ गई। अब इनको हर वो क्षेत्र जो उपजाऊ था, जहां से पैसा कमाया जा सकता था, वो हर एक क्षेत्र इन्हें चाहिए था। और इसलिए उसके लिए ये जो भी नियम इन्हें बनाना मंजूर था, वो ये बनाने के लिए तैयार थे। और ये जो व्यक्तिगत का सिद्धांत था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, विस्तारवादी नीति थी, साम्राज्यवादी नीति थी। और राज्यों को ये नीति बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि इसमें सीधा राज्य का विलय ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र में कर दिया गया। ये नीति मतलब ये हो गया कि हमने तो घर बसाया, खूब बढ़िया सुंदर से बनाया, पूरी जीवन की जमा पूंजी लगा दी, ठीक है, फिर कोई आता है और कहता नहीं बस अब इसके मालिक आप नहीं है, क्योंकि तुम्हारा कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तुम निकलो बाहर। मतलब हमारी सांस के साथ ही तुरंत उसको, तो ये हमारी संस्कृति पे सीधा आघात होता है। और संस्कृति के ऊपर जब आघात होता है तो हिंदुस्तान का जो व्यक्ति है वो दिल से जीता है, इसलिए उसके लिए कष्टकारी होता है। और उसने 1857 में विद्रोह का बिगुल इसके उसमें बजा दिया। और इस नीति का जो प्रारंभ डलहौजी द्वारा जरूर किया गया था, लेकिन उपनिवेश बनाने की शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करने लगी, धीरे 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 अपने राजस्व में बढ़ोतरी करती। यही नहीं तक हड़प लिया, अब क्योंकि जमीन हमारी, ठीक, पर हम उसके मालिक नहीं, अब उसी जमीन में हम काम करेंगे और इन्हें टैक्स देंगे, और हर दिन ये टैक्स बढ़ा देंगे। जब टैक्स बढ़ता है तो विद्रोह अपने आप ही पनपने लगता है। तो जनता के अंदर जो है वो इस चीज का विद्रोह आने लगा। और लास्टली जो है ये विद्रोह आप सबको पता है, बड़ी विकट रूप में हमारे सामने आया। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो अभी तक व्यापारिक छवि थी, लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, अभी भी नहीं पड़ता हमें। कोई व्यापार के लिए अगर आया है तो हमें कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, अच्छा उससे हमारे रास्ते खुले, हमारे को नौकरी मिलेगी हमारा। लेकिन वो जब वो हमारे ही नौकरी दिया, सब दिया, उसके बाद भी वो हमारे को हड़पने लगे, तो उसकी छवि तो निश्चित खराब हो जाती है। यानी यहाँ से वो हमें दुश्मन नजर आने लगे। अभी तक वो जो कर रहे थे वो कहीं कहीं जो भारतीय जनता थी उसके हृदय में एक जगह थी, लेकिन अब जो है वो हड़प की नीति के बाद राजा को ही जब उन्होंने खत्म कर दिया, तो जनता, हमने कहा ना हम भावनाओं से जीने वाले लोग हैं, तो यहाँ हमारी भावनाओं को आघात लगा, जिसकी वजह से उनकी छवि खराब हो गई। उसके बाद जो शासक थे वो उसके विरोधी हो गए। अभी तक शासक चुप बैठे थे, चाहे सेटलमेंट कर लिया, परमानेंट सेटलमेंट कर लिया, चाहे आपने जो है वो सहायक संधि कर ली, वो शांत थे, कोई बात नहीं, एक सेना रखी हमारी सुरक्षा के। लेकिन जब आपको वो राजा ही मानने को तैयार नहीं है, तब क्या करेंगे? तब क्या हुआ? तब ये सब इकट्ठे होने शुरू हो गए। ये शाह आलम, झांसी रानी, ये सब तांत्या टोपे, नाना साहब, ये सब एक सूत्र में पिरोने शुरू हो गए। इन्होंने मिलकर फिर ये विद्रोह का सृजन किया, जिसका लीडर जो था बहादुर शाह जो सेकंड था वो था। और काफी बुजुर्ग था हालांकि, लेकिन क्योंकि हमारे जो गढ़ है वो दिल्ली है, तो इसलिए उस चीज को उन्होंने अपना लीडर बनाया। पर यहाँ भी सबके अपने अपने निजी स्वार्थ थे। यहाँ भी विद्रोह जो कि 10 मई को होना था, तब तक तो विद्रोह बहुत बुरी तरह फूट चुका था 1857 के अंदर। बाद में यही विद्रोह 1857 की क्रांति के मुख्य कारण बन गया। और ये डलहौजी है, देखो ये आश्रित राज्य हैं, अगर इनके ऊपर ये प्रभाव नहीं डालता, अगर इनको अपने कब्जे में नहीं लेता, तो संभव था ऐसी स्थिति में
कम से कम पूरा का पूरा हिंदुस्तान विरोधी तो नहीं हो जाता। ये जो डलहौजी की नीति थी, जिसको हम लैप्स कहते हैं, दत्तक पुत्र गोद ना लेने की परमिशन, इसके लिए बनाया गया कानून, इसे गैर कानूनी घोषित करना ही ये 1857 का विद्रोह का एक बड़ा कारण बना, क्योंकि इसमें देशी राजाओं ने अपना विद्रोह प्रकट करना शुरू कर दिया। अब देशी राजा एक लीडर है, उसकी जनता उसकी अपनी है। अवध का राजा कितना भी आलसी हो, कितना भी अयोग्य हो, लेकिन अवध के जो लोग हैं वो अपने राजा के लिए बुरा नहीं सुन सकते थे। वही बात जो हम भावनाओं से जीते हैं। राजा के पीछे एक बड़ी संख्या लोगों की है, और जब आप उसके राजा के साथ अगर अभद्रता कर रहे हो तो वो पब्लिक भी आपकी विरोधी हो जाती है। और वही जो है होना शुरू हुआ, और 1857 के अंदर एक बहुत जबरदस्त हमारे सामने विद्रोह आता है जो हम देख रहे हैं। और यही आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है मैं लूंगी 1800